बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 27 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ विदेश घूमने जा रहे हैं। यह तेजस्वी यादव अरब और एशियाई देशों में यात्रा करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी विदेश जाने वाली है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच करके वीजा और अन्य जरूरी कागजात बनाने में व्यस्त रहे और फिर अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव इस सप्ताह विदेश जा सकते हैं। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बेटी को विदेश घुमाने ले जाने वाले हैं। फिलहाल वे अपने परिवार के साथ अभी दिल्ली में हैं। जल्द ही वे मलेशिया और इंडोनेशिया समेत अन्य देशों की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। बेटी कात्यायनी के जन्म के बाद तेजस्वी यादव का अपनी पत्नी के साथ पहला विदेश दौरा होगा। बताया जा रहा है कि बेटी के आगमन के बाद तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक कार्यक्रम में काफी बिजी हो गए थे। इस बीच विपक्षी दलों की बैठक भी तेजस्वी को कमान संभालना था। इस लिहाज से वे सही तरीके से परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। अब सब कुछ सामान्य होने के बाद तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि राजनीतिक सक्रियता से थोड़ा सा दूरी बना करके थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार के साथ पल बिताएं। इसीलिए वे अलग अलग देशों में घूमने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के साथ स्वास्थ्य की जानकारी लेने सिंगापुर अकेले गए थे। दोस्तों वर्षा की आस जगा लेकिन बादल दगा दे गया। जब 25 जून तक पूरे बिहार से मानसून गुजर गया लेकिन इस दौरान वर्षा ना के बराबर हुई। जब बिहार में मानसून 12 जून को दस्तक दिया था लेकिन काफ़ी दिनों तक पूर्णिया में ही ठिठका रहा। जब फिर एक सप्ताह बाद एक बार फिर से सक्रिय हुआ जिससे बिहार के कुछ क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। जब 16 से 22 जून तक बिहार में सामान्य से 81% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान राजधानी पटना में सामान्य से 74% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून बिहार से आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश में भारी वर्षा करा रहा है लेकिन बिहार में गर्म हवाएं अभी भी बादलों को उड़ा ले जा रही है। जब मानसून की बेरुखी कृषि प्रधान राज्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत माना जा रहा है। जब मानसून की वर्षा के लिए किसी भी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनना जरूरी है। इसके अलावा ट्रफ लाइन गुजरने से वर्षा होने पर मदद मिलती है। हालांकि बिहार में मानसून के दौरान इस तरह की स्थिति नहीं बन पा रही है। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर एवं सारण जिलों में वर्षा की काफी कमी पाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी में एक परिवार में शादी की खुशी मातम में बदल गई। जहां करंट की चपेट में आने से दूल्हे की जान चली गई। ऐसे में बारात की जगह उसकी अर्थी निकलता देख करके परिवार वालों में कोहराम मच गया। यह मामला सोनबरसा थाना क्षेत्र के कचहरीपुर गांव की है जहां बिजली की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक की जान चली गई। युवक की पहचान राम बाबू शाह के पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। युवक का 25 जून को ही शादी तय थी। यानी कि 25 जून को युवक की शादी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उसकी जान चली गई। शादी से पहले ही उसकी जान चली गई। यानी कि खुशियों के महफिल में मातम छा गया। हल्दी रस्म पूरी होने के बाद अपने चापाकल पर स्नान करने के लिए गया था और बिजली मोटर चालू कर दिया और फिर स्नान करने लगा और मोटर का स्विच बंद करने गया और करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में नेशनल हाईवे में पुल के पिलर धंसने का मामला पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये पुल अभी निर्माणाधीन है। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पिलर के धंसने की वजह बताई है। आप भी इस वजह को जानें। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के NH 327E के गलगलिया बहादुरगंज खंड पर निर्माणाधीन पुल का 23 जून को पिलर संख्या 3 धंस गया था। ये खूब चर्चा में रहा। जहाँ किशनगंज में ये हलचल आ गया। ये पुल अभी परिचालन में नहीं है। इसका सुपर स्ट्रक्चर मई 2023 में बनाया गया था। NHI के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाल ही में मेची नदी में नेपाल से पानी का प्रवाह अचानक बढ़ गया जिस पर इस पुल का निर्माण किया गया। जहाँ निर्माण के दौरान मेची नदी को पिलर संख्या 2, पिलर 3 और पिलर 4 के बहाव को चैनलाइज किया गया था जिससे पानी का प्रभाव बाधित हो गया और रेतीली नदी के तल में पानी का रिसाव अधिक हुआ। इस वजह से पिलर धंस गया। यहाँ इस घटना के बाद NHI के अधिकारियों और फिर इंजीनियरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पिलर संख्या 3 पर पाइल नींव में आगे किसी भी स्थिति को बचाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक सुधार कार्य किए हैं। NHI के अनुसार इस बीच स्वतंत्र इंजीनियरों की टीम लीडर और पुल इंजीनियर मेसर्स
चैतन्य प्रोडक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और फिर रियात ग्राही मेसर्स गलगलिया बहादुरगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक और फिर उप परियोजना प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, ताकि जांच किसी भी प्रभाव के चलते बाधित ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 3 स्टेट हाईवे का निर्माण 143 किलोमीटर लंबाई में 1131 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक चौड़ाई बढ़ेगी। इससे करीब 4 जिले के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही नेपाल सीमा तक जाने की सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनके निर्माण को गुणवत्ता के साथ तेज गति से तय समय में कराने का निर्देश जारी किया गया है। इन सभी का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है। पूर्णिया और किशनगंज जिले को जोड़ने वाली SH-99 बायसी बहादुरगंज दिगल बैंक का निर्माण करीब 65 किलोमीटर लंबाई में करीब 602 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसे पूरा करने की समय सीमा 10 जनवरी 2026 तक तय की गई है। इससे नेपाल सीमा तक आवागमन में विशेष सहूलियत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां ऐसे में खाद्य एवं आपूर्ति संरक्षण विभाग ने बिहार राज्य क्षेत्र के लिए दालों विशेष करके अरहर और उड़द की कीमतों पर लगाम लगाने और फिर उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी है। ये स्टॉक सीमा खुदरा थोक दोनों कारोबारियों, चैन रिटेलर्स और मिलर्स के लिए है। ये स्टॉक सीमा 31 अक्टूबर की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। ये अधिसूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि देश में खाने के सामान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। या दाल की बात करें तो अरहर दाल की कीमत पिछले 2 माह में 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुका है। अप्रैल में इसकी कीमत 130 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 150 रुपए है। यह उड़द दाल 110 रुपए से बढ़कर के 120 रुपए प्रति किलो हो गया है। गेहूं की कीमत में 4 रुपए प्रति किलो तक इजाफा हो चुका है। 2 माह पहले गेहूं 25 रुपए से बढ़कर के 28 रुपए हो चुका है। यह खुला आटा 30 रुपए से बढ़कर के 32 रुपए प्रति किलो हो गया है। जब बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश चंद्र तलरेजा ने बताया है कि आने वाले दिनों में दालों की कीमत में और इजाफा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के अंतर्गत पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा मत्स्य पालन के लिए किसानों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार के किसान मछली पालन के लिए फ्री में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो फिर आप पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मत्स्य संसाधन विभाग ने इसके लिए बिहार राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कुछ संस्थानों को चयनित किया है, जिन संस्थानों में किसानों को मछली पालन तथा उससे जुड़े हुए प्रबंधन के लिए फ्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और ये वेबसाइट में जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। और ये वेबसाइट है www.missfisheries.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में अचानक उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पानी भरे गड्ढे में नहाने गई 5 बच्चियां डूब गई। जहां इनमें से 3 की जान चली गई जबकि 2 को बचा लिया गया। जब मरने वाली तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थी, जहां उनमें से 2 सगी बहनें थी। ये हादसा पंडोल थाना इलाके के भिट्टी सलेमपुर गाँव में हुआ है, जहाँ 3 बच्चों की जान जाने के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। दरअसल एक ही परिवार की 5 लड़कियां ईंट भट्टा के लिए खोदे गए गड्ढे में नहाने के लिए गई थी, जहां इन बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं था, जिस कारण से सभी डूब गई। इस दौरान उन्होंने शोर भी मचाया। उनकी आवाज़ सुनकर के टोले के लोग दौड़ करके आए। ग्रामीणों ने तुरंत सभी को बाहर निकाला। उनमें से 2 बच्चियां तो बच गई, लेकिन 3 की जान जा चुकी थी। जब गड्ढे से निकालने के बाद जिन 2 बच्चियों की सांसें चली गई थी, उन्हें आनंद फानन में मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के बाद एक बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक का उपचार चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां एक शादी समारोह में डीजे बजाना महंगा पड़ गया। यहां दबंगों ने डीजे बजने पर दूल्हे के साथ 14 लोगों की जमकर के पिटाई कर दी। इसमें महिलाएं भी शामिल है। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिथिला नगर कोदरकट्टा गाँव में रविवार की शाम शादी के अवसर पर देवता पूजन पर महिलाएं लौट रही थी, जिन्हें एक गुट के लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर दी। इस घटना में 10 महिला और दूल्हा सहित 14 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना का कारण देवता पूजन के दौरान बज रहे डीजे को बंद करने को लेकर है। यह सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने के एक दिन बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने रविवार को परियोजना का हिस्सा
रहे 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मेची नदी पर बन रहा यह निर्माणाधीन पुल किशनगंज और कटिहार को जोड़ेगा। NHAI के क्षेत्रीय प्रबंधक अवधेश कुमार ने कहा है कि NHAI ने पुल निर्माण से जुड़े 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह परियोजना 1500 करोड़ रुपए की है। हालांकि उन्होंने निलंबित किए गए अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना शहर के लोग मोटर वाहन अधिनियम की परवाह नहीं करते हैं, जब वे इस अधिनियम के नियमों की धज्जियां उड़ाने में काफ़ी आगे हैं। 7 दिनों में शहर वासियों ने ट्रैफिक पुलिस को करीब 45 लाख रुपए जुर्माना स्वरूप दिया है। खास करके तेज गति से गाड़ी चलाने और फिर सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण जुर्माना वसूला गया है। JP गंगा पथ, अटल पथ, पटना एम्स एलिवेटेड रोड पर लोग हवा की गति से वाहन चलाते हैं। साथ ही कार सवार लोग सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा बाइक पर केवल चालक हेलमेट लगाते हैं और फिर पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं होता है। या अधिकतर व्यक्ति इन्हीं कारणों से जुर्माना देते हैं। इसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। शहर वासियों ने 15 से 21 जून तक 45 लाख रुपए का जुर्माना दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में अभी विपक्षी बैठक की चर्चा हो रही है। इसको लेकर के बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमला बोल रही है। वहीं RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी को भी भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी लालू प्रसाद यादव ने ही पिंजरे में डाला था। जब बीजेपी के लोगों ने उनका बदला लिया था, लेकिन हम लोग बदला नहीं लेते हैं। जहां उस समय देश की हालात बहुत ख़राब थी, जब पूरे देश में उन्माद फैलाना चाहते थे, लालू प्रसाद यादव ने देश को बचाया है। जहाँ आज भी लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का आभारी हैं। लालू यादव कभी भी देश के लिए खतरा नहीं बने। आज के ही दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इस पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि किसी व्यक्तिगत पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस देश की शासन व्यवस्था को जनता के खिलाफ काम कर रही थी, या उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। आज का समय भी वैसा ही है। या उस समय की आपातकाल से देश को निकाला गया और आज देश आफत काल में फंसा हुआ है। केंद्र सरकार संविधान को बदलने की चेष्टा कर रही है। अब इस आफत को देश से हटाना है। या आज देश की स्थिति है कि जहां गरीब लोग त्रस्त हैं, वही पूंजीपतियों के हाथों में देश चलता है, या चला गया है। या संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। या आज उस समय से भी ज़्यादा बुरे हालात में देश हैं। आज इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है कि देश की हालात इतने ख़राब हैं। जहाँ वहीं विपक्षी एकता की बैठक पर RJD नेता ने कहा कि जो भी नेता है वे सब देश बचाने के लिए आए थे। जब सभी अपने जगह पर जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं, या इससे आगे देश को फ़ायदा होगा, या सबको फ़ायदा होगा। आज देश की सारी जनता एक हैं। देश बचाने की बात हो रही है, संविधान बचाने की बात हो रही है, इसीलिए सब एक साथ है। दोस्तों बात करते हैं कि आज से 1.5 दशक पहले इमारत शरिया के मरहूम अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने मुस्लिम बच्चियों को इंजीनियर बनाने का जो सपना देखा था वह साकार होता दिख रहा है। यह रहमानी 30 ने इंजीनियरिंग में झंडा गाड़ दिया है। CEO फहद रहमानी की निगरानी में रहमानी 30 के लड़के निरंतर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह इस बार भी JEE मेंस में 182 में से 147 छात्रों की शानदार सफलता ने पूरे देश को चौंका दिया है। यह एक दावे के मुताबिक मुस्लिम संचालकों द्वारा संचालित नीट JEE इंस्टीट्यूट ने कोटा को भी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक नीट में पूरे कोटा का परिणाम महज 5% है, जबकि साउथ और उत्तर भारत में संचालित मुस्लिम संस्थान इससे कई गुना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। यह चाहे वह बीदर का शाहीन ग्रुप हो या फिर रहमानी 30। यह इंजीनियरिंग के सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा JEE एडवांस 2023 में पिछले वर्षों की तरह इस साल भी रहमानी 30 के छात्रों ने उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आपको बता दूं कि IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश का सबसे प्रमुख और फिर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसके लिए पहले JEE मेंस क्वालिफाई करना होता है। JEE मेंस में रहमानी 30 के 181 छात्रों में से 147 ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों बात करते हैं कि कुर्बानी को खुले में ना करें, गंदगी को सड़कों पर ना डालें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। ये शाही इमाम ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है। यह जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद आरिफ ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है कि ईद उल जुहा यानी कि बकरीद पर कुर्बानी को खुले में ना करें। कुर्बानी के जानवरों के अवशेष अन्य गंदगी को सड़क पर ना डालें। अवशेष अन्य गंदगी को पालिका के वाहनों में ही डालें। जब बकरीद की नमाज को सड़कों पर अदा ना करें, नमाज को ईदगाह परिसर, मस्जिद परिसर में ही अदा करें। या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो या फिर यातायात बाधित हो। कुर्बानी का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। कुर्बानी के मांस को साफ कपड़े से ढक करके ले जाएं। या प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, क्योंकि इस्लाम देश के कानून का पालन करने, दूसरे लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की शिक्षा देता है। यह त्यौहार को आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ मनाएं। ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे
जिससे किसी दूसरे की भावना आहत हो। साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में दूसरे राज्य की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जहां विवाहित महिलाएं अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो फिर वो बन सकती है। नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। आपको बता दें कि दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिला को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा। इसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। यह निर्देश इसलिए लागू किया गया है कि आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। जब बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको लेकर के विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो फिर उनको उनके पति के आधार पर जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है। इसको देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि घात प्रतिघात की राजनीति को और धार देने के लिए भाजपा जनता के हित और फिर उसकी अपेक्षाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से बिहार में उठाने लगी है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का प्रयास है कि विशेष रूप से उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया जाए जिस पर पार्टी कभी न कभी गंभीर हो रही हो, चाहे वह मांग के रूप में हो या फिर उन मुद्दों पर आंदोलन करने वालों के समर्थन के रूप में। उन्हीं में से एक शिक्षकों से जुड़ा मामला है नियुक्ति प्रक्रिया। वेतन विसंगति से लेकर के स्थानांतरण, पदस्थापन तक के पहलुओं पर भाजपा शिक्षकों के साथ इस पद के अभ्यर्थियों के पक्ष में रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने एआईएमआईएम को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने एमआईएम का सपोर्ट किया है, जहां एमआईएम का सपोर्ट करते हुए कहा है कि एमआईएम को भी बिहार में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता देना चाहिए था। ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है कि मेरी राय में पटना में विपक्ष की एकजुटता के लिए बुलाई गई बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष यानी कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक में शामिल रहते तो फिर अच्छा रहता। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और बसपा सुप्रीमो मायावती भी विपक्ष के साथ रहे तो फिर भाजपा को हराना और आसान होगा। हालांकि बड़े नेताओं के हर फैसले का हम स्वागत करते हैं। जहां उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट होकर के लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है कि ओबीसी की छवि जैसा भी हो, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं। ओबीसी का वोट है, जो ओबीसी के पास वोट बैंक है। भाजपा तो देश में नफरत फैलाकर ही राजनीति कर रहे हैं। एक समुदाय के सभी वोटर उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते, इसलिए उनके साथ नहीं है। सपा समेत सभी दलों को उनके मत मिल रहे हैं। मेरे मत से ओबीसी को पटना में बुलाना चाहिए था। यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का कहना है कि मेरे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी को भी पटना में बुलाना चाहिए था। पटना में उनको भी दावत देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से ओबीसी को पटना में आना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए रणनीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को लेकर के कानून बनाया, इससे समाज को क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला। जहां अब किसी को हिजाब से, किसी को मदरसों से और किसी को अजान से परहेज होने लगा है, ये सब भाजपा सरकार आने के बाद ही हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बकरीद का त्यौहार बहुत महत्व रखता है। पूरे देश में त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगहों पर इस त्यौहार की रौनक देखी जा सकती है, लेकिन देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर बकरीद का माहौल और रौनक देखते ही बनता है, और आप इन जगहों पर घूमने फिरने और फिर खान पान का मजा भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में जहाँ की बकरीद कुछ खास होती है, कुछ स्पेशल होती है। तो बात करते हैं मुंबई के बारे में। तो बकरीद के मौके पर हाजी अली दरगाह पर लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद लोगों की भीड़ पहुंचती है। मोहम्मद अली रोड पर तमाम तरह के जायकों का स्वाद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद बकरीद में निजामों के शहर हैदराबाद आने का आइडिया भी बेस्ट है। 4 मीनार पर लोग इकट्ठा होकर के नमाज अदा करते हैं और फिर उसके बाद फेस्टिवल को मनाया जाता है, यानी कि त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ की शान ही निराली है। अब लखनऊ की बात करें तो फिर वैसे तो यहाँ हर एक फेस्टिवल की, यानी कि हर एक त्यौहार की अलग धूम देखने को मिलती है, लेकिन ईद उल अज़हा के दौरान पूरे शहर का नज़ारा बदल जाता है। यहाँ आकर के
टुंडे कबाब का स्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद बात करते हैं नई दिल्ली की। तो दिल्ली में ईद सेलिब्रेशन बहुत ही खास होता है। जामा मस्जिद में घूमने के साथ ही इसके आसपास दिल्ली के मशहूर नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज 27 जून यानी कि मंगलवार देश के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन सिर्फ 15 मिनट में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया जाएगा, जहां 5 ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इनमें एक स्थान पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य स्थानों पर वर्चुअल हरी झंडी दिखाई जाएगी, जब पूरा देश इस अद्भुत नज़ारे का साक्षी बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 18 वंदे भारत ट्रेनों का सफल संचालन हो रहा है। इन 5 ट्रेनों के बाद देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 23 हो जाएगी। रेलवे के मुताबिक प्रधानमंत्री जिस स्थान पर स्वयं मौजूद रहेंगे उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। यहाँ से कुल 2 ट्रेनों को रवाना किया जाएगा, जबकि अन्य स्थानों पर वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कुल 18 वंदे भारत ट्रेन देश में चल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों भोपाल से जबलपुर को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, जहाँ वहीं एक ट्रेन बिहार झारखंड राज्य को जोड़ने के लिए चलाई जाएगी। झारखंड बिहार राज्य के लिए ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। दोनों राजधानियों को जोड़ने यानी कि रांची से पटना के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेटे ने बर्लिन में देश का नाम रोशन किया है। जहाँ यहाँ के जहानाबाद के गजेंद्र कुमार ने बर्लिन में हुए पारा ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। इस पदक से गजेंद्र के परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। वहीं गजेंद्र कुमार की इस उपलब्धि पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन ने बधाई दी है। रविंद्र शंकरन ने कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतना बिहार के लिए गर्व की बात है। इससे पहले गजेंद्र एथलेटिक्स के शॉटआउट प्रतियोगिता में पाकिस्तानी एथलीट को हरा करके कांस्य पदक अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राज्य के सबसे ताकतवर आईएएस की सादगी देख करके लोग हैरान हैं। दरअसल डॉक्टर एस सिद्धार्थ पटना के राजेंद्र नगर पुल के पास सब्जी मंडी में सादगी से मोल भाव करते हुए सब्जी खरीदते दिखे, हालांकि उन्हें कोई पहचान नहीं सका, जब मगर इस दौरान किसी ने उनकी तस्वीर मोबाइल में ले ली। अब सब्जी खरीदती उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। या इससे पहले भी कई बार आम लोगों की तरह सड़क पर घूमते उनकी तस्वीरें वायरल हुई है। जब कुछ दिनों पहले वे गया की सड़कों पर घूमते, रिक्शा वालों से बात करते और ठेले पर जलेबी पूरी खाते हुए देखे गए थे। एक बार और उनकी फोटो अब पटना की मोरिया लोक में रिक्शा पर बैठ करके शेयर करते हुए वायरल हुआ। अब इस बार डॉक्टर सिद्धार्थ सब्जी खरीदते हुए बाजार में दिखाई दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहाँ बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन हादसों की वजह से किसी लोगों की जान नहीं जाती हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया से निकल करके सामने आई है, जहां सड़क हादसे में 2 दोस्त की जान चली गई। ये लोग मार्केट से सब्जी खरीद करके बाइक से वापस घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हो गया। दरअसल पूर्णिया के दमदहा पूर्णिया स्टेट हाईवे पर तेज गति अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही जान चली गई। जहाँ ये घटना शहर के लोहिया चौक के पास घटी है। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि न सिर्फ बाइक के परखच्चे उड़ गए, बल्कि मौके पर ही दोनों की जान चली गई। वहीं सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक मीरगंज थाना क्षेत्र के घराड़ी गांव निवासी बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नई पीढ़ी को आपातकाल के बारे में बताना होगा, वरना उन्हें पता नहीं चलेगा कि इस देश में क्या क्या हुआ है। जब देश में ऐसी सरकारें आई थी जिसने आपातकाल के माध्यम से लोगों का अधिकार छीन लिया था, जहां उन्हें बोलने लिखने तक के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वहीं पर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि देश पर इमरजेंसी थोपने वालों को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। दरअसल विपक्षी एकता में शामिल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी की ये नई रणनीति है, जहां पार्टी लोगों को बताना चाहती है कि देश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आपातकाल लगाया तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग केंद्र सरकार के विरोध में थे। ममता बनर्जी ने बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक कराने की बात कही, क्योंकि देश में सत्ता परिवर्तन की बड़ी लड़ाई पटना से ही शुरू हुई है। लेकिन आज एक दूसरे पर प्रहार करने वाले मोदी विरोधी के नाम पर एकजुट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह है कि विपक्षी एकता की बात खोखली है। ये मतलबी लोगों का
मिलन है जो जैसे तैसे सत्ता में आना चाहते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने लोगों के मौलिक अधिकार को छीना और लोकतंत्र को कुचला। आज भी आपातकाल देश के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उन्होंने आपातकाल के समय के अपने संघर्ष को याद किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि साइबर बदमाश इतने शातिर हो गए हैं कि पूरे देश की पुलिस को परेशान कर रखा है, लेकिन गिरोह के सरगना पकड़े भी नहीं जाते हैं। या इनका नेटवर्क इस तरह का है कि ये पकड़े भी नहीं जाते हैं, क्योंकि एक साइबर क्राइम के तार 2-3 राज्यों से जुड़े होते हैं। साइबर बदमाशों का गिरोह पूरे देश में सक्रिय है और इनके नेटवर्क हर राज्य से जुड़े हुए हैं। या ये गिरोह इतने शातिर हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या फिर अन्य राज्यों से कॉल करते हैं। सिम कार्ड इनका पश्चिम बंगाल का होता है और खाता बिहार के पटना, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि जिलों के होते हैं। या अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साइबर अपराध के कनेक्शन कितने राज्यों और फिर जिलों से जुड़े हुए हैं, जिसका नतीजा है कि साइबर बदमाशों के सरगना गिरफ्तार नहीं होते हैं, बल्कि जिन गरीबों के नाम पर खाता खुला होता है वही हाथ लगते हैं, या फिर वे पकड़े जाते हैं जिनके नाम पर सिम कार्ड होते हैं। लेकिन सरगना के नहीं पकड़े जाने के कारण साइबर अपराध की घटनाएं लगातार घटती जा रही है। जब पटना पुलिस ने साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी बैंकों की जाँच की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि साइबर क्राइम के प्राय सभी मामलों के कनेक्शन कम से कम 3 राज्यों से जुड़े होते हैं। जी हाँ, इसके कारण साइबर क्राइम गिरोह के सरगना को पकड़ना आसान काम नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के 2.5 से 3 लाख शिक्षकों को भाषा और अंक गणित के ज्ञान की बारीकी सिखाएगा। इसके साथ ही इनके पढ़ाने के तरीके को प्रभावी बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में शिक्षकों को डिजिटल उपकरण और कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाएगा, ताकि ये शिक्षक कक्षा में बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सके। जहाँ शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग की जिम्मेदारी SCRT को सौंपी है और फिर SCRT ने इसके लिए तैयारी कर ली है। विभाग ने भी इस तरह के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में रजामंदी दे दी है। यह प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक होने की वजह से SCRT ने इसके लिए एक शेड्यूल तैयार किया है, जिसके तहत ग्रुप बनाकर के ये ट्रेनिंग कक्षा 1 से 10 तक के शिक्षकों को दी जाएगी। एक ग्रुप में 80 से 90 शिक्षक हो सकते हैं। ये विशेष प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को लेना है। जब प्रशिक्षण की कवायद जुलाई से शुरू हो जाएगी। शिक्षकों को बारीकियां सिखाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। दोस्तों, बात करेंगे कि साल 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के राजनीति गर्म होती जा रही है। एक तरफ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है, तो फिर वहीं विपक्ष में बैठे लोग इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। जहां इसी को लेकर के राजधानी रांची में भी आदिवासी संगठनों ने विरोध जताते हुए आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों ने रविवार को धुमकुरिया भवन में बैठक की। रांची में हुए बैठक के बाद बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है या फिर जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है, वहां पर कॉमन लोग एप्लीकेबल नहीं है। देवेंद्र नाथ चंपिया ने बताया है कि जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट सहित विभिन्न जगह पर आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन कानूनों के लिए आदिवासियों को कॉमन मैन के रूप में देखा गया है। उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश काल से ही आदिवासियों के संस्कृतियों का ख्याल रखा गया है। भारत का संविधान बनने के बाद आर्टिकल 13 में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को मान्यता दी जाएगी। जहाँ वहीं आर्टिकल 368 में भी स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए आज भी झारखंड के कई क्षेत्रों में आदिवासियों पर होने वाले मुकदमे CPC के तहत नहीं बल्कि रूढ़ी प्रथा के तहत की जाती है। जहां बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया है कि अगर कोई भी कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू की जाती है तो फिर उसके लिए पहले गवर्नर को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। अधिसूचना जारी करने से पहले राज्यपाल को भी राज्य के ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से सुनिश्चित करना होता है कि लागू किया जाने वाला कानून आदिवासियों के लिए हितकारी है या नहीं। जब तक आदिवासियों के हित में काम करने वाली संस्था ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की सुनिश्चित नहीं करती है, तब तक कोई भी नया कानून शेड्यूल एरिया में लागू नहीं हो सकता है। यानी कि आदिवासियों का साफ साफ कहना है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कड़ा विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है
तो फिर हमारे संस्कृति के लिए ये खतरनाक हो सकता है। हमारे संस्कृति को ये ख़त्म कर देंगे, यह क्योंकि हमारे संस्कृति आज नहीं बल्कि सबसे पुराना संस्कृति है और इस संस्कृति को एक ही झटके में ख़त्म करने की मोदी सरकार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये कहना है आदिवासियों का। यानी कि आदिवासी भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कड़ा विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने अटपटा बयान दिया है। जीवेश मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार सगाई कहीं और शादी कहीं और करते हैं एवं सुहागरात कहीं और मनाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाल चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम में धीरे धीरे सभी नीतीश का साथ छोड़ करके चले जाएंगे, आखिर में वे अकेले बच जाएंगे। बीजेपी ने रविवार को आपातकाल काला दिवस मनाया है। इस मौके पर समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के चाल चरित्र का कोई भी चेहरा नहीं है। वे एंगेजमेंट यानी कि सगाई कहीं और, शादी कहीं और, सुहागरात कहीं और मनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सहित तमाम बिहार के नेताओं पर नाराजगी दिखाई है जब उनसे पूछा गया है कि आपातकाल का विरोध करने वाले आपातकाल लगाने वाले के साथ हैं। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि आज नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुखिया हैं। ये लोग सभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए नेता हैं। इन लोगों ने कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। जिस कांग्रेस ने देश के आपातकाल लगाया है उसी के साथ आज ये लोग खड़े हैं। इन लोगों को बिहार से, देश से, जनता से माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि गंगा घाट पर जाकर के बालू, गोबर और गंगा जल से प्रायश्चित करना चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला के 370 पर दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। आज एक भारत एक देश है। नेहरू की गलत नीतियों के कारण वहां 370 लगा था। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने विपक्षी एकता के बाद पार्टी के कार्य योजना को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें विपक्षी एकता के लिए बने गठबंधन को नया नाम दिया है। जहां इसमें इस अलायंस के लिए पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीए का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इस गठबंधन को पीडीए नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिमला में होने वाली बैठक में अलायंस का नाम पर मुहर लग सकती है। शनिवार को पटना में आयोजित भाकपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने ब्रीफिंग के दौरान पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस की शिमला में होने वाली बैठक का जिक्र किया था। जी हां, डी राजा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर आहूत देश के प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद 15 राजनीतिक दलों ने एकजुट हुए थे। जब भाजपा हटाओ देश बचाओ का संकल्प लिया गया था। अब आगे पीडीए की बैठक शिमला में होगी। उसमें अलायंस की कार्य योजना को विस्तार से रूप दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने शनिवार को विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा है कि एकता सिर्फ आपस में ही बैठने से नहीं होती है। इसके लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब जाकर के एकता होगी। साथ ही कहा है कि जो लोग बताते हैं कि 1977 में सारे दल एक हो गए हैं तो फिर इंदिरा हार गई, वे बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1977 से पहले जेपी का नवनिर्माण आंदोलन हुआ, इमरजेंसी लागू हुई, सब कुछ हो गया, तब जाकर के सब दल एक साथ में आए। अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता तो फिर क्या सारे दल इंदिरा गांधी को हरा देते? 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो फिर तेजस्वी यादव और फिर नीतीश कुमार घोषणा कर दें कि कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस इस पर मान जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि साथ में बैठक करके पत्रकार वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होती तो फिर 10 साल पहले ही हो गई होती। मैंने भी इस क्षेत्र में 8 से 10 सालों तक काम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली के हाजीपुर में स्थित राज डेयरी फैक्ट्री में शनिवार रात अमोनिया गैस लीक होने से इलाके में करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। अमोनिया गैस रिसाव से एक मजदूर की जान गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन ने बताया है कि एक मजदूर की जान गई है। यहाँ 30 से 35 लोगों का इलाज जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस रिसाव होने लगा, जिससे लोगों की हालात बिगड़ने लगी। इससे फैक्ट्री और इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गैस रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए, जबकि कईयों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। स्थिति की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी गई। यह सूचना पाकर के स्थानीय पुलिस और शीर्ष अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रभावित लोगों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल में बिहार, झारखंड, उत्तर मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में ईंट भट्टों पर मजदूरी करते हैं सीमांचल में। अब उनका अपने घरों को वापस जाना शुरू हो गया है। जय इसका कारण भट्टों पर सीजन खत्म होना माना जा रहा है। इस महीने से सहालग भी शुरू हो चुके हैं। जय घर परिवार एवं रिश्तेदारों में शादी के चलते भी श्रमिक घर पर वापसी कर रहे हैं। जय इससे बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या एक सप्ताह में 10 से 20% बढ़ चुकी है। इससे दिल्ली से आने वाले ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन श्रमिकों की अब बारिश का सीजन समाप्त होने के बाद ही वापसी हो सकेगी। ईंट भट्टा संचालक उन्हें ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य वाहनों के जरिए अलीगढ़ के स्टेशन तक छोड़ने पहुंच रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर के लगातार बीजेपी 1974-75 की इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, आज उसी पार्टी के साथ तमाम विरोधी दलों ने हाथ मिला लिया है। ये सब कुछ सिर्फ कुर्सी के लालच में हो रहा है। जिस तरीके से आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यानी कि पहले में जनता का विद्रोह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि आपातकाल के विरुद्ध था, जिससे हम सभी नेता शामिल हुए। आज जनता का विद्रोह आपातकाल के खिलाफ है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों का 23 जून को पटना में जुटान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर 15 दल विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए, जहां इसमें आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश को लेकर के अपने साथ कांग्रेस के खड़े नहीं होने के विरोध में बाहर निकलने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री और उनके साथ आए दोनों नेता मीडिया के सामने नहीं आए। इस बैठक में देश के कई दलों ने नहीं आने का संकेत दिया तो फिर कई को बुलाया नहीं गया। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों के अंदर 12 लाख वोट हासिल करके दोनों सीटें जीतने वाले और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ 5 विधायक जीतने वाले दल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को बुलावा नहीं मिला। बुलावा नहीं भेजे जाने की वजह पूछे जाने पर बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अमन चैन का दुश्मन करार दे दिया है। आपको बता दें कि AIMIM के बिहार में 5 विधायक जीते थे, यह 4 छिन गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और भाजपा के गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी उतारते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 4 विधायक बाद में तेजस्वी यादव के पास राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 3,99,00,000 वैध मतों में से AIMIM को 2,95,000 वोट मिले थे। AIMIM ने महाराष्ट्र में 1 और तेलंगाना में लोकसभा की एक सीटें जीती थी। हालांकि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान इसने आरजेडी की वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया था। जब ओवैसी विदेश में थे, न्योता भी नहीं दिया। वहीं पर बिहार में विपक्षी एकता के नाम पर हो रहे जुटान के समय जानकारी सामने आई थी कि महागठबंधन या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ओवैसी की पार्टी को बुलावा नहीं मिला है। अब बैठक के बाद राजद विधायक और राज्य के यानी कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि ओवैसी को तो पूरी दुनिया भाजपा के एजेंट के रूप में जानती है। उन्हें जिम्मेवारी मिली है कि मुसलमानों का वोट काटे, जब भाजपा को स्थापित करो, इसलिए ओवैसी की पार्टी को बुलाने का अर्थ नहीं था। इसके अलावा इस बैठक में वही लोग निमंत्रित थे जो देश में अमन चैन चाहते हैं। भाजपा के लिए देश में नफरत की राजनीति करने वाले ओवैसी को इसी कारण नहीं बुलाया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।